शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी में सब ऑल इज वेल है या फिर उठापटक का दौर जारी है? ये सवाल विधान परिषद में नेता सदन के पद से कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद उठ रहे हैं। दरअसल 20 मई को स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया था। करीब 80 दिन के अंदर ही नेता सदन के पद से इस्तीफे पर अब सवाल खड़ा हो रहा है। क्या बीजेपी में सब ठीक है? स्वतंत्र देव सिंह का विधान परिषद में नेता सदन के पद से इस्तीफा देने के मायने क्या? स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे से कई सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की वेबसाइट के मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह को बीती 20 मई को नेता सदन बनाया गया था और करीब 80 दिन के अंदर स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह का कहना कुछ और है। आज आपने इस्तीफा दिया है मंत्री जी? हाँ, व्यस्तता के कारण थोड़ा जल शक्ति विभाग बहुत बड़ा विभाग है, बाढ़ का संकट रहता है, सूखा का संकट रहता है, ये सब को देखना पड़ता है। इस समय नहरें भी जबरदस्त चलवा रहे हैं, लगभग जहाँ जहाँ पानी नहीं है टेल तक पानी पहुँचाने का कोशिश हो रहा है, और सिंचाई भी और धान जो रोपाई होना था वह भी ठीक ढंग से हो रहा है। सवाल स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान को लेकर भी हैं, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह इस्तीफे के पीछे व्यवस्था को कारण बता रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे पूरे देश का माहौल ठीक नहीं है, बीजेपी भी उसी दौर से गुजर रही है। देश की अर्थव्यवस्था और बीजेपी की राजनीति दोनों एक जैसी है। क्यों? क्योंकि भगदड़ मचने वाली है बीजेपी में, बीजेपी टूटने वाली है। विधान परिषद में अब बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन बनाया है, जिसके पीछे बीजेपी के अंदर उठा पटक को जिम्मेदार माना जा रहा है। कम से कम विपक्ष तो यही मानता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह अब सामने आने लगा है। दिल्ली की बीजेपी और लखनऊ की बीजेपी में तलवारें तनी हुई हैं, लेकिन देख के पता चल रहा है कि दिल्ली की बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे 2 नंबर के व्यक्ति का कद बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, उनके नेताओं की अहम की लड़ाई अब चरम पर पहुंच गई है। अभी कुछ समय पहले स्वतंत्र देव सिंह जी को विधान परिषद का नेता चुना गया था और आज केशव प्रसाद जी को। विपक्ष सवाल इसलिए भी उठा पा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने इस्तीफे की वजह अपनी व्यस्तता बताई है और उधर विधान परिषद में नेता सदन चुने जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुशी जताई। क्या कहा आभार व्यक्त करते हुए, वो भी देखिए। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि यह जो मुझे जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, इस योग्य समझा है, इस जिम्मेदारी को मैं ठीक ढंग से निभाने की कोशिश करूंगा और यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे पर सवाल है तो इन सब के बीच यूपी में बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। यूपी में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे सुनील बंसल को बीजेपी का महासचिव बनाया गया है। सुनील बंसल की जगह यूपी में धर्मपाल को संगठन महामंत्री बनाया गया है। सुनील बंसल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल का कद बढ़ाया है। सुनील बंसल अब पार्टी महासचिव बनाए गए हैं। यहां तक कि सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना का प्रभार भी सौंपा गया है। ये वे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है और पार्टी को भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की तरह सुनील बंसल इन राज्यों में भी पार्टी संगठन को और मजबूत करेंगे। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क,
दिल्ली। सुनील बंसल को चुनावी रणनीति में माहिर जाना जाता है और माना जाता है। यूपी में लगातार 2 चुनाव में बीजेपी की जीत में बंसल की भूमिका अहम रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी सुनील बंसल ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद अब उन्हें तेलंगाना, ओडिशा जैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। मिशन 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल को बीजेपी का नया राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और साथ ही सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य का प्रभारी भी बनाया गया है। जबकि दूसरी ओर झारखंड के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश महामंत्री संगठन बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले धर्मपाल सिंह पहले भी एबीवीपी जोनल संगठन के सचिव रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं। जबकि बात अगर सुनील बंसल की करें तो 2014 में राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंचे सुनील बंसल ने 2014 से पहले हाशिए पर मौजूद बीजेपी को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई है और बीजेपी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई थी, जिसके दम पर बीजेपी को न सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली, बल्कि 2017, 2019 और 2022 में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एक बड़ी खबर आ रही है, यूके SSSC पेपर लीक केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अपर निजी सचिव गौरव चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग में अपर निजी सचिव हैं गौरव चौहान, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जसपुर से अरेस्ट किया गया है। तुषार चौहान का रिश्तेदार है गौरव चौहान। तुषार जिसकी गिरफ्तारी जसपुर से हुई थी। और इसके साथ इस केस में अब तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है, क्योंकि अपर निजी सचिव गौरव चौहान को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एसटीएफ ने कई घंटे तक उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद अब उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी और वन विभाग में अपर निजी सचिव हैं गौरव चौहान। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, गिरफ्तारी हुई है, इन पर क्या क्या आरोप? सत्येंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी जी। गौरव चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ इससे पहले की गई थी और अब यह जानकारी आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूके SSSC का जो पेपर लीक मामला है, इसमें आज एसटीएफ ने जो एसटीएफ की जो छानबीन रही वो पूरे सचिवालय के अंदर ही रही। सचिवालय में जो स्थित निजी सचिव हैं गौरव चौहान, इनको आज पहले इनसे पूछताछ हुई, फिर इनको अरेस्ट किया गया है। ये बताया जा रहा है कि गौरव चौहान जो कि तुषार चौहान जो कि एसटीएफ ने आज सवेरे जिनको अरेस्ट किया था उनसे जुड़े थे, उनके ये रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और गौरव चौहान ने ही जो पेपर लीक जब हुआ था तो जो तुषार चौहान को पेपर दिया था और अन्य लोग, अन्य जो छात्र हैं उन तक भी पेपर पहुंचाया था, जिसके पैसे भी इनको मिले थे। करीब 24 लाख इनके पास से बरामद होने की भी जानकारी मिली है जी। तो 34 लाख रुपए भी बरामद हुए। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। गौरव चौहान की गिरफ्तारी हो गई है। और खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही मंत्रियों, विधायकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन के सहयोगियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी। इसके पीछे का आधार क्या होगा और इस पर कैसे सियासत गर्मा गई है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सबको मालूम है संविधान एक संवैधानिक व्यवस्था है, मुकदमा वापसी की भी प्रक्रिया चल रही है। क्या बीजेपी संदेश देना चाह रही है कि कोई अपराधी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए उसके मुकदमे वापस हो जाएंगे? राजनीतिक द्वेष की भावना से मुकदमे फर्जी ला देते हैं, उस पर जरूर बात की। वो तमाम केस जो कि किसी राजनीतिक रंजिश के तहत पिछली सरकारों में दर्ज किए गए थे, खबर है कि ऐसे सभी मुकदमों की सरकार स्क्रीनिंग करवा रही है। स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद सरकार केस वापस ले सकती है और इसी पर विपक्ष आक्रामक है।
यूं तो अभी साफ नहीं कि किन मंत्रियों और विधायकों और कार्यकर्ताओं पर दर्ज कौन कौन से केस वापस होंगे, लेकिन खबर बाहर आई तो सियासत की सतह से उठा बयानों का बवंडर सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगा। एक तरफ अपराधियों पर आपका बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ जो बीजेपी में है और अपराधी हैं उनके आप मुकदमे वापस ले रहे हैं। तो क्या बीजेपी संदेश देना चाह रही है कि कोई अपराधी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए उसके मुकदमे वापस हो जाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि मंत्रियों के अलावा सरकार में शामिल विधायकों, सत्ताधारी दल और बीजेपी गठबंधन के सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस होंगे। लिहाजा विपक्षी दल कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए हैं। हालांकि इसकी वजह भी है, क्योंकि अगस्त की शुरुआत में जब समाजवादी पार्टी के दो नेताओं को लेकर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिले थे तो सवाल उठे थे कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ है। दरअसल रामगोपाल यादव ने मुलाकात के साथ ही मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था। पूर्व विधायक रामेश्वर यादव और एसपी नेता जोगेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की थी। अलबत्ता अब जबकि बीजेपी सरकार मंत्रियों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस लेने की ओर आगे बढ़ रही है तो समाजवादी पार्टी का गुस्सा लाजमी है। छेड़खानी के हों या भ्रष्टाचार के हों, लूट के हों, हत्या के हों, बलात्कार के हों, आखिर कौन सा न्याय लेकर के आ रहे हैं? जो बीजेपी में है वो पाक साफ है और जो दूसरा है उसके घर बुलडोजर चल जाएगा। योगी जी, आपका अधूरा न्याय है। इस बीच कैबिनेट मंत्री और बीजेपी गठबंधन के सहयोगी संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि सरकार मुकदमे वापस लेने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। प्रक्रिया जारी है, जल्द ही फैसला भी होगा। हफ्ते पहले भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे इस मामले में कि इस मामले को, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कुछ आपस में बार बार तारीख देखने से परेशान थे, तो मैं गया था कि साहब परेशान है, ये कहिए तो उनको मिलवा दूँ और नहीं तो कहना एक पेपर दीजिए, तो मैंने दे दिया हूँ। तो सब प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सबको मालूम है संविधान एक संवैधानिक व्यवस्था एक जटिल है, उससे समस्याओं का समाधान होता है, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो मुकदमा वापसी की भी प्रक्रिया चल रही है। गोरखपुर के कसरवल केस में निषाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अलावा संजय निषाद खुद भी आरोपी हैं। इस मामले को संजय निषाद विधान परिषद में उठा चुके हैं। 27 मई को विधान परिषद में बोलते हुए संजय निषाद रो पड़े थे। 7 जून 2015 को कसरवल कांड में रेल केंद्र सरकार की होती है, मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया, एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मुलजिम हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी, मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा चाल ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। कसरवल केस में आज भी संजय निषाद की कोर्ट में पेशी थी। ये माना जा रहा है कि कसरवल केस को भी वापस लिया जा सकता है, हालांकि अभी साफ नहीं है। वहीं मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस लेने की खबर पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का कहना है कि कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस होने चाहिए। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, मगर मैं कार्यकर्ताओं के बारे में जरूर कह सकता हूँ कि जहाँ राजनीतिक द्वेष की भावना से मुकदमे फर्जी लादे गए हैं, उस पर जरूर बात की। फिलहाल किन मुकदमों को वापस लिया जाएगा, किन नेताओं से केस हटेंगे, अभी तस्वीर साफ जरूर नहीं है, लेकिन बयानबाजी तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपको बता दें कि योगी सरकार इससे पहले भी कई मंत्रियों और कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस ले चुकी है। साल 2017 में सीएम योगी पर दर्ज केस वापस लिया गया। मुजफ्फरनगर हिंसा में 170 केस खत्म किए गए और बाद में 77 केस वापस ले लिए गए। इधर समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हुए केशवदेव मौर्य ने बीजेपी के साथ जा सकते हैं ऐसे संकेत दिए हैं। आज केशवदेव मौर्य ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद केशवदेव मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात रही, समाजवादी पार्टी गठबंधन मेरा नेचुरल गठबंधन था, क्योंकि मैं भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हित में राजनीति करता हूं और हमारी विचारधारा उन्हीं के इर्द गिर्द है। लेकिन जो गठबंधन से बिछड़ने का मामला है, मैं तो गठबंधन तोड़ना ही नहीं चाहता था,
लेकिन गठबंधन तोड़ना अखिलेश यादव जी ने मजबूर कर दिया कि हम गठबंधन तोड़ें। मैंने हमेशा कहा कि कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में प्लांट किया, समाजवादी पार्टी ने, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हालांकि किसी पार्टी में कोई आए, मैं उनका विरोध लगातार शुरू से करता रहा, जब से मैं राजनीति में हूँ। इसलिए करता रहा कि मैं उन नेताओं का विरोध करता हूँ जो समाज से वोट तो लेते हैं लेकिन समाज के दुख दर्द में कहीं भी खड़े नहीं होते। मेरी कोई उनसे पर्सनल लड़ाई नहीं है, न वो मेरे ज़िले के हैं न मेरे कोई पड़ोसी। मेरी लड़ाई केवल इस बात की है कि आप समाज से वोट लेते हो तो साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य जब आपको बहुतायत वोट देता है तो उनके साथ जो समस्याएं होती हैं, बसपा में आप सरकार में रहे, भाजपा सरकार में रहे, किसी के दरवाजे पर नहीं गए। तो इस बात और अब बात करते हैं मेडल विजेताओं की। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर देश और यूपी का नाम रोशन करने वाले 8 खिलाड़ियों पर योगी सरकार इनाम की बारिश करने जा रही है। सरकार इन्हें नगद इनाम और दूसरी सुविधाओं से सम्मानित करेगी। तो देखिए किसे क्या मिलने वाला है। कॉमनवेल्थ के विजेता, यूपी में प्लेयर्स पर धन वर्षा, सीएम योगी करेंगे खिलाड़ियों का सम्मान। अभी तो काफी सपने हैं सर, अभी तो शुरुआत की है। अभी 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो 2022 आते आते उस मुकाम पर पहुंच गया जहां से हिंदुस्तान के आगे सिर्फ 3 देश बचते हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही प्राउड फील हो रहा है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो यस, आई एम सो हैप्पी। पहले से ही ऐसे अंदर से फीलिंग्स थी कि मतलब इस बार मतलब गोल्ड तो लेना ही है, तो प्रिपरेशन भी वैसे ही की थी, ट्रेनिंग भी वैसे ही की थी और उसकी वजह से ये आज हमारे हाथ में है। खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन के बाद उन पर पैसों की बारिश हो रही है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि कॉमनवेल्थ विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा स्वर्ण पदक जीतने वाले हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 50 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। पदक विजेताओं के अलावा खेलों में भाग लेने वाले अन्य 5 खिलाड़ियों को भी भागीदारी राशि के तौर पर 5-5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। हाँ, अभी काफी मतलब सुविधाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से, जैसे कि खेलो इंडिया में चलाया गया जो यंग बच्चे हैं, और हमारी एक टॉप स्कीम भी है जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाई है। और जैसे कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी प्लेयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए काफी कुछ, जो अभी जॉब का भी है वो जॉब वगैरह भी दे रहे हैं प्लेयर्स को, तो काफी अच्छा लगता है और काफी सपोर्ट मिलता है प्लेयर। इस बार यूपी के कुल 8 प्लेयर्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं। मेडल के हिसाब से पुरस्कार राशि की बात करें तो प्रियंका गोस्वामी सिल्वर मेडल, 10 किलोमीटर पैदल चाल 75 लाख रुपए। मेरठ की दीप्ति शर्मा को क्रिकेट में सिल्वर मेडल लाने के लिए 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बिजनौर की मेघना सिंह को भी क्रिकेट में सिल्वर के लिए 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी के ललित उपाध्याय हॉकी में सिल्वर के लिए 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। वाराणसी के ही रहने वाले विजय यादव ने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जबकि रेसलिंग में मुजफ्फरनगर की दिव्या को ब्रॉन्ज मेडल के लिए 50 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा वंदना कटारिया को हॉकी में ब्रॉन्ज और अनु राठी को जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल के लिए 50 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। अपने खेत में गन्ना फेंकने से शुरू हुई थी अन्नू रानी, आज कॉमनवेल्थ गेम में भाला फेंककर इन्होंने देश के लिए पदक हासिल किया है। सरकार प्रोत्साहित कर रही है खिलाड़ियों को और कह रही है कि खिलाड़ियों आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। इसके अलावा खेल में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स को भी 5-5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ योगी सरकार है जो खिलाड़ियों का सम्मान कर रही है, तो दूसरी तरफ है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार जो कि प्लेयर्स के साथ तकरार में उलझी हुई है। इतना ही नहीं, प्लेयर्स खुद दिल्ली सरकार के खेल प्रोत्साहन की पोल खोल रहे हैं। एक तरफ यूपी सरकार पैसों की बारिश कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के साथ खेल हो गया है। विवाद की शुरुआत हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बधाई संदेश के साथ।
जिसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीतने वालों को बधाई दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए पहलवान दिव्या काकरान ने केजरीवाल को आईना दिखा दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ और यहीं अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूँ, परंतु अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह की कोई इनाम राशि नहीं दी गई है और न ही कोई मदद दी गई। दिव्या काकरान के इस ट्वीट के आते ही दिल्ली सरकार की पोल खुल गई और अरविंद केजरीवाल की भी जमकर किरकिरी हुई। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। केजरीवाल के बचाव में उनके विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहन आप हमेशा यूपी के लिए खेलती रही हैं, जिसके जवाब में पहलवान दिव्या ने अपने सर्टिफिकेट ट्विटर पर अपलोड कर दिए। यानी कि कॉमनवेल्थ में खिलाड़ियों ने भारत का मान बढ़ाने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन सरकारें खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के बजाय उनके सर्टिफिकेट तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकी को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया है, जिसके तार कश्मीर, पाकिस्तान के साथ कई देशों के आतंकी संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन आतंकी का एआईएमआईएम से कनेक्शन देश की सियासत में कई सवाल खड़े कर रहा है। विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम बैकफुट पर है। आजमगढ़ से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन आजमी को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं। आतंकी सबाउद्दीन की उम्र महज 22 साल है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा राजनीति में अपने पैर जमाने की थी। सिर्फ राजनीति में पैर जमाने के लिए नहीं, बल्कि आईएसआईएस जैसा संगठन खड़ा कर आतंक फैलाने की थी। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो एक हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न आतंकी संगठनों के व्यक्तियों के द्वारा जुड़ा हुआ था तथा एक आईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था। जांच में सामने आया है कि सबाउद्दीन आजमी 15 अगस्त को ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था, ऑनलाइन आईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था, आतंकी संगठनों के सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ा था, आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे जुड़ा था आजमी, आतंक और जिहाद के लिए करता था ब्रेन वॉश। आईएसआईएस के टेलीग्राम चैनल अल सक्र मीडिया से भी जुड़ा हुआ था। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़ा था सबाउद्दीन। सबाउद्दीन की गिरफ्तारी और पुलिस के खुलासे से पड़ोसी भी हैरान हैं। अच्छी तरीके से ये बच्चे नॉर्मली थे, अब अधिकारी कोई फॉल्ट पाए होंगे, मगर बच्चे ऐसे नहीं थे। इनके पिताजी सब्जी बेचते थे, कर्जदार हो गए थे, मर गए, महल्ले टोले के लोग कर्जा करके मतलब विदेश भेजा बच्चों को और यहीं बुनाई करते हैं। मैं यहीं बगल में होटल चलाता था, यही मेरा मकान है बगल में। इनके दादा को भी देखा हूँ, दादी को भी देखा हूँ, माँ को भी, बाप को भी, सबको जो है मतलब बच्चे नॉर्मली थे और किसी को नहीं मालूम था महल्ले टोले में। भाई कोई भी बात ऐसी होती है तो होटल और पान पे मालूम हो जाता है, गांव के लोगों को कुछ न कुछ सुनगुन लग जाता है, मगर किसी ने मतलब जाना नहीं, न किसी ने देखा है। उधर आतंकी सबाउद्दीन के राजनीतिक दल एआईएमआईएम से जुड़ा होने का खुलासा होने के बाद से राजनीति भी तेज है। आजमगढ़ के मुबारकपुर से एटीएस ने एक आईसिस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही चिंताजनक है और चिंताजनक इसलिए भी है कि वो ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम का सदस्य है। तो इसके लिए एआईएमआईएम पार्टी और उनके मुखिया ओवैसी जी और उनके जो अघोषित एलाइज भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सबाउद्दीन को एआईएमआईएम का सदस्य बताया जा रहा है। एआईएमआईएम के कई पोस्टर भी सामने आए हैं जिसमें सबाउद्दीन की फोटो है। अब सवाल उठे हैं तो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कहना है कि एआईएमआईएम का सबाउद्दीन से कोई नाता नहीं। मैं कहना चाहूँगा बीजेपी के लोगों से कि हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेते। उन लोग जेल के अंदर रहे, उनके ऊपर आतंकवाद के मुकदमे चले, वो अपने बारे में बात करें, हमारे बारे में इस तरीके की बात ना करें। एमआईएम पार्टी न ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है, न ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेती है।
अब AIMIM का तर्क कुछ भी हो, लेकिन जो पोस्टर सामने आए हैं उससे साफ है कि विधानसभा चुनाव में सब्बाउद्दीन AIMIM प्रत्याशी गुड्डू जमाली का प्रचार कर रहा था। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज है और ATS की जांच भी। ब्यूरो रिपोर्ट।